हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं, पटना में पटना में एम्स का दवाखाना है, अरे अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ है। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हम थे, ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहां पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो बड़े उन ताजीमियत के साथ, पूरे एहतराम के साथ मैं उन्हें दावत दूंगा इस चंदौस की सरजमी पे कि वो आए और आपको सुनने के लिए यहाँ जो बेताब बेकरार लोग हैं आपकी बातों से असरअंदाज हों। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, यूथ सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पार्टी पुत्रा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फारूक रजा दबलू साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती जावेद कासमी साहब, मोहम्मद असलम साहब, मेराज नूर साहब, नियाज अहमद साहब, हमारे भाई पंडित अनिल मिश्रा जी, शमीम साहब, नूर साहब, सरफराज आलम साहब, असलम मुखिया साहब, जुनैद खां साहब, इम्तियाज अंसारी साहब, इमाम हसन साहब, अजमल साहब, शब्बीर मलिक साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम फारूक रजा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है, आप उनको अपना वोट देकर पहली तारीख के दिन यहाँ से अपना एक नया सांसद और MP मुंतखब फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, बिहार के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को लेकर सीमांचल की सरजमीन से मजलिस की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मुकाम को हासिल किया। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने BJP को यहाँ से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं कि मजलिस पर इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मरतबा अगर बिहार में BJP की सरकार बनी तो इसकी जिम्मेदारी जहां पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहां पर ये जिम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर BJP के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर नहीं है, नाम निहाद सेकुलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर कायदीन भी पुकार कर कहते
कि ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। आज कोई ये बात नहीं करता कि कैसे आपने मिलकर सरकार तो बनाई मगर आज फिर बीजेपी सत्ता में है। 2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी बीजेपी को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने तो वोट दिया था बीजेपी को रोकने के लिए, मगर आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ये जिम्मेदारी राजद पर आयद नहीं होती है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की ये पार्लियामेंट का हल्का है, यहां पर हर बार कोई ना कोई कुछ हो जाता है। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे, और आज वो भाजपा में चले गए। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आए हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। यकीनन रामकृपाल यादव बहैसियत एक एमपी के, उन्होंने क्या आदर्श ग्राम योजना में कोई काम करवाया? रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा के इस पार्लियामेंट के हलके में उन्होंने एक गांव को अपनाया था। 10 साल में अब तक रामकृपाल यादव ने वो उस गांव को नहीं जा सके। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रजा साहब को दिया है। अगर यहाँ की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है। पाटलिपुत्रा हजारों साल की यहाँ पर तारीख और तहजीब है, इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज्म का सेंटर बना सकते। यहाँ पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के नौजवान दिल्ली को जाते हैं रोजगार की तलाश में, मुंबई को जाते हैं, कभी हैदराबाद को आते हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में मसौरी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार और तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और ब्रिज नहीं बनता। नीतीश और लालू यादव भी दोनों के पास रेलवे मंत्री थे मगर नहीं करवा पाए। अभी हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं पटना में एम्स का दवाखाना है, अरे अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ है। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हम थे, ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहां पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उन ट्रक्स के लिए हाईवे नहीं बनाया जाता। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते, और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा, और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया।
अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मंजलिस के कई सैकड़ों अराकीन ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलएस को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलएस को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं।